नमस्कार, मैं निमेश वहाड़कर विवेक परिवार द्वारा आयोजित राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला के आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला विवेक के राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस हिंदी ग्रंथ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। आज के सत्र का विषय है नई शिक्षा नीति और भविष्य का भारत, और आज के वक्ता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी पुणे के अध्यक्ष डॉक्टर शरद राव कुंटे। तो आइए सुनते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर माननीय डॉक्टर कुंटे जी के विचार। साप्ताहिक विवेक की ओर से प्रकाशित किया जाने वाला राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर जो विशेषांक है, इस विशेषांक की पहल की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ। मराठी में इस प्रकार का ग्रंथ पहले भी प्रकाशित हुआ है और उस ग्रंथ को और साथ साथ उस कारण किए गए जो व्याख्यान थे, उन व्याख्यानों को बहुत अच्छा प्रतिसाद सारे मराठी श्रोताओं ने दिया है। मुझे भरोसा है कि हिंदी भाषिक बंधु भी इस विषय का हृदय से स्वागत करेंगे। अभी जो विविध विषय इस मालिका में चर्चित होने वाले हैं, उनमें से नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ विचार रखने के लिए मुझे निमंत्रित किया गया है। नई शिक्षा नीति, नाम तो नई शिक्षा नीति है, लेकिन अब वो पूरी तरह से नई नहीं रहेगी है। सारे देश भर में पिछले 2-3 साल से इस विषय की अच्छी चर्चा चलती आ रही है और बहुत सारे क्षेत्रों से, बहुत सारे विद्वज्जनों से इस नई शिक्षा नीति का स्वागत भी अच्छी प्रकार से हुआ है। कई जगहों से जो चर्चा होती है कि ऐसी नई नीतियाँ लाने की क्या ज़रूरत थी, क्या ऐसी बात है कि शासन बदल गया कि सभी नीतियाँ बदलनी चाहिए? पिछले वाले शासन की शिक्षा के बारे में ये नीति थी, नए शासन ने नीति बदलनी चाहिए, ऐसी कुछ आवश्यकता है? तो ये स्थिति नहीं है। वास्तव में शिक्षा नीति में उचित परिवर्तन होने की क्या आवश्यकता है, इसका एक बहुत अच्छा संदर्भ मैं देना चाहता हूँ। पिछले एक दशक में 2 भारतीय मूल के अर्थशास्त्रज्ञ, जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है, एक है अभिजीत बैनर्जी और दूसरा है अमर्त्य सेन। भारतीय मूल के हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन भारत के बारे में बहुत सारे विषयों पे उन्होंने चिंतन भी किया है। उनका इन दोनों का एक बहुत अच्छा वक्तव्य आ गया है नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। वे कहते हैं कि ऐसा अब तक कहा जाता था कि भारत में जो कई सारे समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का मूल हमारे आर्थिक विपन्नता में है, दारिद्र्य में है, ऐसा कहा जाता था। यानी हमारी ओर देखने की सारे विश्व भर की जो दृष्टि है, यह इस प्रकार की है कि यह देश आर्थिक दृष्टया बहुत अच्छी प्रगति नहीं कर पा रहा है, इसलिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। यह देश आर्थिक दृष्टि से ठीक तरह से प्रगति नहीं कर पाया, इसलिए इस देश की स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं है। यह देश आर्थिक दृष्टि से ठीक तरह से प्रगति नहीं कर पा रहा, इसलिए इस देश की जो विविध संशोधन संस्थाएं हैं, वो ठीक प्रकार से कार्यक्षम नहीं है। कई सारे ऐसे जो समस्या है, हमारी औद्योगिक प्रगति है, हमारी यातायात व्यवस्था है, या कई सारे ऐसी व्यवस्था है, उनके बारे में एक ही कारण दिया जाता था आज तक कि ये सारी व्यवस्थाएं योग्य प्रकार से कार्य कर नहीं रही, क्योंकि हमारा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं,
दारिद्र्य देश में बहुत सारा है। लेकिन इन दोनों अर्थशास्त्रज्ञों ने ये बात पे बल दिया है कि वास्तव तो उल्टा है, द अदर वे अराउंड इज ट्रू। यानी दारिद्र्य इस देश में है इसलिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, ये सच नहीं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ की शिक्षा नीति अच्छी नहीं है इसलिए इस देश में दारिद्र्य है। यहाँ की शिक्षा नीति अच्छी नहीं है इसलिए यहाँ का उद्योग ठीक प्रकार से पनप नहीं रहे हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है इसलिए यहाँ संशोधन है, यातायात है, खेती है, सारे विषयों में समस्या आ रही है। तो मूल कारण दारिद्र्य नहीं है, मूल कारण योग्य प्रकार की शिक्षा का अभाव, ये प्रमुख कारण है। और ये अर्थशास्त्रज्ञ कहते हैं, इसमें जरा चिंता करने की बात है। विषय ऐसा है कि इस देश में ऐसा कहते हैं, स्वर्ण भूमि कहते थे इस देश को, सोने की चिड़िया कहते थे। सारे विश्व भर के लोग यहाँ पे आते थे कुछ पाने के लिए, कुछ धन पाने के लिए, कुछ शिक्षा पाने के लिए, कुछ नई नीति सीखने के लिए विश्व भर से लोग आते थे। चाइना से भी यूएनएस सिंह हो या और कोई ऐसे यात्री जो यहाँ आए, उन्होंने लिख के रखा है कि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी ये इतनी अच्छी थी देश भर में कि लोग खुद गहने पहनते थे, ऐसा नहीं है, अपने घोड़ों को, हाथियों को भी गहने पहनाते थे। इतनी समृद्धि थी इस देश में। तो इतनी समृद्धि देश में थी इसीलिए लगातार 1000 साल से इस देश पे बाहर से आक्रमण होते रहे। कई आक्रमक यहाँ आते रहे और हमारी संपत्ति लूट के जाते रहे बाहर। तो भी इतने सारे आक्रमण होते हुए भी 1800 यानी 1800 एडी तक इस देश की अर्थव्यवस्था सारे विश्व भर में टॉप पे थी। चाइना और भारत, इन दोनों का कुल मिला के जो जीडीपी था, इन दोनों का कुल मिला के जो ट्रेड था, यह सारे विश्व भर में 50% तक जाता था। 50%, इन दोनों का ट्रेड, इन दोनों का जीडीपी सारे विश्व भर के 50% भर था। ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिश यहां आ गए, इस देश में ब्रिटिशों की सत्ता छा गई और हम सुवर्ण भूमि से गिर के एक दरिद्र देश में परिवर्तित हो गए। ऐसा क्या हो गया? क्या कारण था? कारण यही था कि अंग्रेजों ने पहली चीज ये की कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था तोड़ दी, जो मुगल शासक भी तोड़ नहीं पाए थे। वो शिक्षा व्यवस्था तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया। महात्मा जी जब गोलमेज परिषद के लिए लंदन में गए थे, उस समय महात्मा जी ने खरी खरी सुनाई थी अंग्रेजों को कि हमारे देश में जो सारी समस्या है उनका मूल कारण आप लोग है। आप लोगों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था उद्ध्वस्त की है। अंग्रेज जो कहते थे कि हमने वहां शिक्षा व्यवस्था निर्माण की, वास्तव में ये नहीं है। हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ से थी वो आप लोगों ने नष्ट की है और अंग्रेजी शिक्षा यहां लाकर सिर्फ क्लर्क्स या सिपाही निर्माण करने का काम आपने किया है, बाकी कुछ आप यहां चाहते भी नहीं थे। तो उन लोगों ने प्रूफ मांगा कि आपके पास क्या सबूत है। एकदम तो ऐसा सबूत देना मुश्किल था, लेकिन महात्मा जी ने वो बात वहां छोड़ी नहीं। उनके एक सहकारी धर्मपाल जी, उनके ऊपर यह काम सौंप दिया कि धर्मपाल जी आप ये काम कीजिए कि हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की जो ढांचा था हमारा, उस ढांचे के बारे में जरा अभ्यास कीजिए आप। उसी लंदन में उनके ही लाइब्रेरी में बैठ के धर्मपाल जी ने अभ्यास किया, 2 साल तक अभ्यास किया और उन्होंने ऐसे सारे कागज ढूंढ निकाले कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और ये नष्ट करने का कैसा कैसा षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा था। धर्मपाल जी ने 3 प्रमुख मुद्दे बताए हैं। उनका बहुत प्रसिद्ध किताब है
द ब्यूटीफुल ट्री, हमारे शिक्षा के बारे में उन्होंने जो किताब लिखा है द ब्यूटीफुल ट्री, उसमें हमारे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। सारे देश भर में उस समय 7 लाख के करीब करीब ग्राम थे और करीब करीब उतनी ही छोटी साइज की ऐसी गुरुकुल कार्यरत थी। हर एक गांव में छोटा छोटा एक ऐसा स्कूल, गुरुकुल यह होता था जहां गांव के सारे बच्चे आके पढ़ते थे। और इस व्यवस्था की विशेषता ये थी कि ये शिक्षा व्यवस्था आत्मनिर्भर थी। आत्मनिर्भर शब्द बहुत महत्व का है। योगायोग ऐसा है कि इस साल लोकमान्य तिलक जी की स्मृति शताब्दी है और इस स्मृति शताब्दी के अवसर उनके जो विचार है वो सारे देश भर में चर्चित हो रहे हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में लोकमान्य जी ने ये कहा था कि हमारे देश की शिक्षा आत्मनिर्भर थी और सारे समाज को आत्मनिर्भर बनाने की उसकी क्षमता थी। यानी ये शिक्षा प्रणाली शासन पे अवलंबित नहीं थी, समाज ही ये सब बातें करता था। यानी जो अध्यापक थे उन अध्यापकों को उनकी रोजी रोटी उपलब्ध करा देना, उनके जो उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करना, ये काम समाज खुद करता था, वो शासन पे अवलंबित नहीं थे। क्या सिखाना, हर एक विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ शिक्षा दी जाती थी और जो जो शिक्षा दी जाती थी उसके माध्यम से हर एक बच्चा अपने पैर पे खड़ा होने में सक्षम होता था। यानी रोजी रोटी वो खुद कमाता था, किसी पे अवलंबित नहीं रहता था। आत्मनिर्भर बनाने वाली वो शिक्षा थी। आज की शिक्षा की अवस्था क्या है? हमारे देश में करोड़ों युवक आज शिक्षित है लेकिन वो रोजी रोटी नहीं कमा पाए। यानी हम ऐसे बेरोजगार युवकों की फौज निर्माण करते चले जा रहे हैं इस शिक्षा के माध्यम से, जो अवस्था प्राचीन शिक्षा पद्धति में कभी नहीं दिखाई दी। आत्मनिर्भर शिक्षा प्रणाली यानी शासन पे ऊपर अवलंबित न रहने वाली शिक्षा प्रणाली और समाज को आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा प्रणाली, ये वैशिष्ट्य था हमारी शिक्षा का। धर्मपाल जी ने बहुत अच्छी तरह से उसका वर्णन किया है कि इसी शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी तरह से प्रगत होती चली जा रही थी, हमारे उद्योग व्यवस्था भी अच्छी तरह से प्रगत होती जा रहे थे, हमारा जो ट्रेड है सारे देश में और विदेशों के साथ भी, उसका आधार भी ये शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन ये सब शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने तोड़ दी और सिर्फ अंग्रेजों के ऑफिसर्स में क्लर्क का काम करने वाले लोग पैदा हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में अंग्रेजों ने बनाई। और उसी का कारण है कि हमारे उद्योग आस्ते आस्ते नष्ट होते चले गए, अर्थव्यवस्था कोलैप्स होती चली गई और देश में विपन्नावस्था आ गई, दारिद्र्य आ गया, खेती हमारी विपन्नावस्था में चली गई। ये तो अंग्रेजों के शासन में होता था, ये समझ सकते थे लोग। स्वातंत्र्य पाने के बाद इस शिक्षा नीति में परिवर्तन आना चाहिए, इस विषय में हमारे देश के सरकारों ने पहले दिन से प्रयत्न किए थे। स्वातंत्र्य पाते ही 1 साल 1.5 साल में डॉक्टर राधाकृष्णन समिति बनाई थी कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस समिति के माध्यम से जो सिफारिशें दी थी कि हमारी उच्च शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, विदेशों में जिस स्तर का शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग, जिस प्रकार का अनुसंधान करते हैं, वो सब हमारे देश में होना चाहिए, उसी स्तर की शिक्षा हम पानी चाहिए। इसके लिए कई सारे सूचनाएं राधाकृष्णन जी ने दी थी। बाद में कोठारी कमीशन आ गया। कोठारी कमीशन ने स्कूल शिक्षा के बारे में विशेषतः बहुत अभ्यास करके कई सूचनाएं ऐसे दे दी थी। बहुत सारे क्षेत्रों में स्कूलों में क्या क्या समस्याएं हैं और वो दुरुस्त कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में कोठारी जी ने लिखा था। ये अहवाल शासन को सौंपने के बाद
कोठारी जी जयपुर चले गए और जयपुर में एक कार्यक्रम उन्होंने तय किया था पहले से। वो कार्यक्रम होने के बाद पत्रकारों के साथ साक्षात्कार हुआ और उस साक्षात्कार में पत्रकारों ने कोठारी जी से पूछा, डॉक्टर साहब आपने तो अभी अभी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है शासन को, इतनी सारी बड़ी रिपोर्ट तो हम आपसे इतनी थोड़ी समय में जान नहीं पाते, संभव नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसे हाइलाइट्स तो दीजिए कि आपने क्या सजेशंस दिए है। तो कोठारी जी ने एक वाक्य में बताया, मैं एक वाक्य में बताता हूं कि मेरा जो कुछ अहवाल है, जो कुछ रिपोर्ट है, उसका जिस्ट क्या है। कोठारी जी ने बताया कि आज तक हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो समस्याएं थी उसका मूल ये था कि वो यूरोप सेंटर्ड थी। उस शिक्षा नीति का जो आधार था, गुरुत्व मध्य था, वो यूरोप में था। विचार करने की जो पद्धति थी वो यूरोप आधारित थी। हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी शिक्षा नीति इंडिया सेंटर्ड होनी चाहिए। सोचने का तरीका भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का इतिहास, इससे सुसंगत होना चाहिए। इंडियन सेंट्रिक एजुकेशन कैसे होगा, इस प्रकार के सिफारिश हमने शासन को दी है। कोठारी जी ने सिफारिशें तो की, दुर्भाग्य है उन सिफारिशों का अमल नहीं हुआ। एक बहुत अच्छी सिफारिश जो कोठारी जी ने की थी कि हर एक व्यक्ति को व्यवसाय प्रशिक्षण मिलना चाहिए। वो कौन सा काम कर सके, उस काम की शिक्षा उसके साथ होनी चाहिए। सिर्फ लेखन, पढ़ना और गणन ये सिखाना ये शिक्षा नहीं होती। उसे उसके साथ साथ क्या व्यवसाय करना है, किस बिजनेस में वो जाना चाहता है, उसकी शिक्षा देना यह आवश्यक है। ये कोठारी जी ने बताया था, वो व्यवस्था नहीं हो पाई। महात्मा जी ने भी यही विषय आगे चल के रखा था, बुनियादी शिक्षा करके, कि हमारे देश में शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पहली बात महात्मा जी ने बताई थी कि व्यवसाय केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। हर एक को अपने हाथ से कुछ न कुछ काम करने की आदत निर्माण होनी चाहिए। श्रम प्रतिष्ठा ये उसे प्राप्त होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो महात्मा जी ने बताई, नीति शिक्षा देनी अत्यंत आवश्यक चीज है। आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये स्थिति है कि नीति शिक्षा के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। दुर्दैव है कि स्वातंत्र्य मिलने के बाद हमने निधर्मीवाद की चर्चा की, सेक्युलरिज्म की चर्चा की, धर्म क्या है इसका भी विचार नहीं किया। धर्म यानी पूजा पद्धति नहीं है, धर्म यानी किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी गिरिजाघर में जाना, यह धर्म नहीं है। धर्म यानी व्यक्ति ने व्यक्ति के साथ किस प्रकार बर्ताव करना, व्यक्ति ने समाज के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना, व्यक्ति ने सृष्टि के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना, ये नीति नियम, ये धर्म होता है। ये सभी उपासना पद्धतियों का कोर सब्जेक्ट यही होता है। लेकिन हमने तो धर्म छोड़ दिया, और धर्म छोड़ने के बाद जो परिणाम आ गया कि नीति शिक्षा के बारे में हम पूरी तरह से निद्रिस्त रहे, हम कहेंगे, उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। योगी अरविंद जी ने बताया था कि यदि नैतिक शिक्षा नहीं दी गई तो उस प्रकार के शिक्षा से जो निर्माण होंगे, छात्र जो निर्माण होंगे, उस शिक्षा से जो स्नातक निर्माण होंगे, वो क्षुद्र प्रवृत्ति के असुर होंगे। योगी अरविंद जी का यह शब्द है, क्षुद्र असुरों की हम निर्मित करेंगे यदि नैतिक शिक्षा से हम उन्हें दूर रखेंगे। तो आज क्या हो रहा है, हमारा एक एक स्नातक कोई फिजिक्स में पढ़ा हुआ हो, कोई इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ हो, और किसी व्यवस्था में पढ़ा हुआ, जितना अच्छा पढ़ेगा उतना आगे चल के भ्रष्ट होता है। निरक्षर आदमी इस देश का भ्रष्टाचार की सोचता भी नहीं है। उसे पाप और पुण्य की कल्पना बहुत ठीक तरह से ध्यान में रहती है कि अरे ये करना ठीक नहीं है, ये पाप है, ये करना योग्य रहेगा, ये मैंने किया ना, करना चाहिए, ये पुण्य है।
लेकिन सेक्युलरिज्म का घूंट पिलाते पुलाते हमने पाप और पुण्य की कल्पनाओं को आगे छोड़ दिया, नैतिक शिक्षा छोड़ दी, तो अनैतिकता पनपना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। जितना ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति हो, जितने ऊंच पद पे जाके बैठा हुआ, उतना ज़्यादा भ्रष्ट है। ये अपनी शिक्षा व्यवस्था का सबसे ज़्यादा शर्मनाक अंग है। जो अरविंद जी ने कहा था, योगी अरविंद जी ने, कि नैतिक शिक्षा विरहित स्नातक ये क्षुद्र असुर होगा। यह आज की देश की अवस्था है। और नई शिक्षा व्यवस्था इसीलिए भी आवश्यक है कि श्रम प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए, व्यवसाय शिक्षा उसमें आनी चाहिए और नैतिक शिक्षा भी साथ साथ देनी चाहिए। शिक्षा हमारे देश के संस्कृति, इतिहास, परंपरा से सुसंगत होनी चाहिए। ये सारे आवश्यकताएं ध्यान में रखते हुए फिर एक बार देश में शिक्षा की पुनर्रचना करने की आवश्यकता निर्माण हो गई थी। मोदी सरकार आने के बाद पहले तो जो शिक्षा मंत्री थे स्मृति ईरानी जी, और बाद में आए जावड़ेकर जी, उन्होंने इस बारे में ध्यान दिया विशेष, और पहले सुब्रमण्यम समिति की निर्मित की। सुब्रमण्यम समिति ने बहुत सारे तज्ञ लोगों से चर्चा करते हुए इस विषय पे बल दिया कि क्या चेंजेस होने चाहिए, आवश्यकता क्या है, आज की कमियां क्या है और बदलाव कौन से होना चाहिए। इस विषय के बारे में डॉक्टर सुब्रमण्यम जी ने बहुत अच्छी तरह से सिफारिशें की, और वो सिफारिशें आने के बाद फिर नई शिक्षा नीति का प्रारूप बनाने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में 16 सदस्यों के एक कमेटी बनाई गई। उन कमेटी के सदस्यों ने सारे देश भर के शिक्षा तज्ञों से चर्चा करते हुए, बहुत सारे प्रोफेसर से चर्चा की, बहुत सारे वाइस चांसलर से चर्चा की, बहुत सारे शिक्षा क्षेत्र में जो अधिकारी थे उनकी चर्चा की, और एक कच्चा ड्राफ्ट बनाया। वो ड्राफ्ट सारे देश भर में सर्कुलेट किया। 2.5 लाख लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं दी। जो कुछ लोग कहते हैं कि नई शिक्षा नीति के बारे में ठीक तरह से लोगों से प्रतिक्रिया नहीं ली, ठीक तरह से लोगों ने अभ्यास नहीं किया, उसके बारे में यह गलत है। 2.5 लाख से अधिक लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है, और बाद में जो सारे प्रतिक्रिया आई थी उनसे अध्ययन करते हुए वो फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया। वो फाइनल ड्राफ्ट केंद्रीय मंत्रालय के सामने रखा गया, मंत्रालय ने वो पास किया, और उसके हिसाब से, उस सिफारिश के हिसाब से एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन गया। शिक्षा यह सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है, शिक्षा यह केंद्र और राज्य दोनों का संयुक्त सूची का विषय है। इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनने के बाद हर एक स्टेट ने अपना स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है, और सारे राज्य अपनी अपनी कमिटी बना करके वो एससीएफ बनाने के काम में लगे हुए हैं। अब तक महाराष्ट्र की एससीएफ बनी नहीं है, लेकिन कर्नाटक और दिल्ली प्रांत ने पहले वो बनाई है एससीएफ। फाइनल रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया है, उसके ऊपर चर्चा की है। ऐसा लगता है कि देश भर में बहुत सारे स्टेट्स एक दूसरे से कम ज़्यादा थोड़ा हो, लेकिन पैरेलल ही स्तर पे विचार करेंगे और अपनी अपनी फ्रेमवर्क उसी प्रकार से बनाएंगे। ये ध्यान में रखते हुए, यद्यपि स्टेट का एससीएफ अब तक जाहिर नहीं हुआ है, तो भी ये गाइडलाइन ध्यान में रखते हुए क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में कुछ बिंदु हम जरूर विचार में ला सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेते हुए उच्च शिक्षा तक सभी विषयों में कई प्रकार के बदलाव नई शिक्षा नीति में यह सुझाया है। आज तक जो स्थिति थी वो स्थिति ये थी कि केंद्र से जो सूचनाएं आती थी उसमें आयु 6 वर्ष से आयु 16 वर्ष तक, यानी
पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक ये जो शिक्षा है ये मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मानी जाती है। आज नई शिक्षा नीति के माध्यम से इसका थोड़ा विस्तार किया है। आयु 3 से यानी पूर्व प्राथमिक वर्षों से होकर 12वीं कक्षा तक यानी 18 साल तक, 318 साल यानी 15 साल का जो स्पैन है ये सारा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन में गिना गया है। आज तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा ये किसी भी राज्य में शिक्षा के मूलाधार फ्रेम में नहीं गिनी जाती थी, इसलिए लोगों ने उसका बिजनेस बनाया था। क्या सिखाते थे, कैसे सिखाते थे, इसके बारे में बहुत चिंताएं थी। यही पीरियड है व्यक्ति के जीवन में जिसमें सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। व्यक्ति पूरे आयुष्य भर में जितना कुछ सीखता है उसका 80-90% ज्ञान ये पहले 8 साल में सीखता है। और पहले जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व के वर्ष थे वो आज तक गिने नहीं जाते थे। ये कमतरता पहले अपने नई शिक्षा नीति में दुरुस्त की गई है। और पूर्व प्राथमिक के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा मिलकर एक पायाभूत ऐसा गुट बनाया है। ये पायाभूत गुट ये व्यक्ति के जो शरीर, मन, बुद्धि ये विकसित करने के लिए कई प्रकार के जो आयाम है उसके लिए प्रधान कार्यक्रम माना गया है। सिर्फ पढ़ना, लिखना और गणन करना ये शिक्षा नहीं है, तो व्यक्ति के शरीर को योग्य प्रकार का उसकी क्षमता बढ़े, उसकी क्षमता योग्य प्रकार से उपयोग में ला सके हर एक व्यक्ति, उसका भावनात्मक विकास हो। हर एक व्यक्ति अपने बचपन से लेकर अपना घर, अपना समाज, अपना गांव, बाकी जो सारी व्यवस्था है, अपना देश है, अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, अपना इतिहास है, इससे जुड़े, भावनात्मक रीति से जुड़े। ये जोड़ने की व्यवस्था ये पायाभूत व्यवस्था के साथ साथ होनी चाहिए, आवश्यक है। इसलिए इसकी स्वतंत्र रचना की गई है। तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा जो है वो प्राथमिक शिक्षा कहलाएगी। 6, 7, 8 ये माध्यमिक शिक्षा कहलाएगी। और 9 से 12 तक जो कक्षाएं हैं उनका अलग सा गुट बनाया गया है। और इस प्रकार का विभाजन करने का विशेष कारण भी है। ऐसा माना जा रहा है कि व्यवसाय शिक्षा जो अत्यंत महत्व की मानी गई है नई शिक्षा नीति में, उसका प्रारंभ 6वीं कक्षा से शुरू होगा। 6वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 6 सालों में कई सारे प्रकार के व्यावसायिक शिक्षण हरेक छात्र को दिए जाएंगे। या तो किसी न किसी कौशल में वो प्रगत होकर अपना खुद का बिजनेस कर सकेगा, या कम से कम अगली शिक्षा लेते हुए कुछ न कुछ कमाकर अपनी फीस तो कम से कम निकाल सकेगा। इतनी तो वो क्षमता प्राप्त करे, ये पहली अपेक्षा रखी गई है। 9वीं से 12वीं तक जो कक्षाएं है, 4 साल का जो स्पैन है, उसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ाए गए हैं। आज स्थिति ऐसी है कि साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, ये विषय रहेंगे, ये 6 विषय आपको पढ़ना है, ये 4 विषय आपको पढ़ना है। इसमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में अपने रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, जो मार्ग हम चुनना चाहते हैं व्यवसाय के लिए, उसके अनुसार जो जो कुछ विषय हम चुनना चाहते हैं वो सब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 40 क्रेडिट कोर्सेस इस 4 साल में पूरे करने हैं। और वो क्रेडिट कोर्सेस हम चुन सकते हैं अपनी इच्छा की ओर से। किसी भी स्थिति में हमें यदि ऐसा लगा कि इस अवस्था में हम ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमें ये कठिन लग रहा है, तो बीच में भी चेंज करने का अवसर हमें मिलेगा। ये इस लचीलेपन का महत्व है। और किसी को भी शिक्षा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इसकी ये व्यवस्था है।
उच्च शिक्षा के बारे में कहा गया है कि आज जो 40,000 कॉलेजेस है, 1,500 से 2,000 तक यूनिवर्सिटीज है, वो क्लब करके 15,000 यूनिट्स सेटल की जाएंगे, उनमें सिमट जाएंगे ये सारे कॉलेजेस। आज कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि ये 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, किसी एक 2-4 वर्गों में चलते हैं, यानी कॉलेज कहलाने वाली उनकी स्थिति नहीं है। ये सारे संस्थाएं बंद कर दी जाएगी और सक्षम कम से कम 3,000 संख्या जिसमें हो और मल्टी डिसिप्लिनरी इस प्रकार की व्यवस्था हो, ऐसी कॉलेजेस ही चलती रहेगी, बाकी सब बंद किए जाएंगे। हर एक कॉलेज ये खुद होकर एक यूनिवर्सिटी बनेगा, यानी अपनी डिग्री देने की हर एक कॉलेज को सुविधा होगी। कौन से कोर्सेस चूज करना है, कौन सा अभ्यासक्रम रखना है, ये अधिकार हर एक कॉलेज को मिलेगा। यानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज अलग व्यवस्थाएं रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा बदलाव लाया है। और उसके साथ एक बहुत बड़ा एक भी और बदलाव ऐसा लाया है कि शिक्षा के साथ साथ रिसर्च, इसके और भी बहुत सारा बल दिया गया है कि रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रिसर्च में ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए, और ये रिसर्च जनता के हित ध्यान में रखते हुए जनता के विकास के लिए आवश्यक विषयों में होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज जो स्थिति है कि हर साल कई हजार पीएचडी पैदा होते हैं, पीएचडी पूरे करते हैं लोग, एक एक थीसिस बनाते हैं पीएचडी के लिए। एक भी थीसिस अपनी समाज की जो आवश्यकता है वो पूरा करने के लिए काम नहीं आता। यानी होने वाला सारा रिसर्च बस अलमारी में पड़ा रहता है, किसी समाज के काम पे नहीं आता। ये रिसर्च अब नहीं चलेगा। पीएचडी के कारण जो जो रिसर्च किया जाएगा वो समाज के काम आने वाला होना, समाज की हर एक आवश्यकता पूरी करने वाला रिसर्च होना चाहिए, इस पे बल दिया जा रहा है। ये अपनी उच्च शिक्षा की विशेषता है। इसलिए ये शिक्षा नीति का जो पूरा विवरण है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक, इस विवरण में समाज की हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई प्रकार के उपाय, कई प्रकार के सुझाव उसके लिए दिए गए हैं। जैसा पहले मैंने बताया, नैतिक शिक्षा हो, अपनी संस्कृति के बारे में कुछ चिंतन हो। संस्कृति के बारे में चिंतन होना है तो संस्कृत का चिंतन होना भी उतना ही आवश्यक रहता है। संस्कृत भी पढ़ाया जाए ऐसा कहा गया है। बहुत सारा ज्ञान आज भी संस्कृत ग्रंथों में है। संस्कृत या डेड लैंग्वेज नहीं है। आज भी जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये लैटिन बहुत सारी प्रगत भाषा है, फ्रेंच प्रगत भाषा है, अंग्रेजी प्रगत भाषा है, आज भी ये इतने प्रगत होने के बाद भी संस्कृत में जितना साहित्य उपलब्ध है इतना साहित्य अन्य किसी भाषा में उपलब्ध नहीं है। आज जो कमी है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विषय है वो यदि हम ये प्राचीन ग्रंथों के साथ, प्राचीन ज्ञान के साथ जोड़ दें तो हमारे प्राचीन संस्कृति के साथ जुड़ना और अत्याधुनिक जो कल्चर के साथ जुड़ना, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। और इसकी ओर नई शिक्षा नीति में बल दिया है, ये इसकी विशेषता है। इसके लिए क्रमशः शासन अधिकाधिक व्यय करता जाएगा शिक्षा क्षेत्र में। आज कुल आय का 3% इतना ही शिक्षा के लिए खर्च होता है। यह कम से कम दुगुना करने की योजना है केंद्र शासन की ओर से, और राज्य शासन को भी शिक्षा के लिए दुगुना खर्च करना यह कंपलसरी किया जाएगा। अधिकाधिक व्यय यदि शासन करता है तो ही यह शिक्षा नीति यशस्वी होने वाली है। और शासन जब तक यह पूरा नहीं कर पाएगा तो प्राइवेट एजेंसीज को भी वहां इनवाइट किया गया है कि आप भी यहां आए और शिक्षा के लिए अपना धन लगाए, क्योंकि जितनी शिक्षा अपनी सक्षम होगी उतना अपना समाज सक्षम होगा, अपनी अर्थव्यवस्था सक्षम होगी। इस देश में नए नए रिसर्च होते रहेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप होकर रहेगी, और इसके लिए
धन जुड़ने की आवश्यकता है। शासन तो अपना प्रयत्न करेगा ही, समाज ने भी अपने कई सारे उद्योग है, बाकी सारे जो व्यवसाय है, उन लोगों ने भी शिक्षा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर इसके में बल दिया गया है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो मैंने अभी डिस्कस किए, ये अपने देश की आगे चलकर सारी परिस्थिति बदलने के लिए कारण होंगे। जो स्थिति हमने राधाकृष्णन जी की सिफारिशें नहीं मानी, कोठारी जी की सिफारिशें नहीं मानी, महात्मा जी की सिफारिशें नहीं मानी, वो गलती हम आगे नहीं करेंगे। नई शिक्षा नीति के माध्यम से इस समाज में उचित परिवर्तन करके रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन का काल आ गया है, परिवर्तन का समय आगे आ रहा है और समाज की सभी शक्तियां मिलकर उस परिवर्तन के प्रक्रिया में आगे चले, शिक्षा को आगे लेके चले, हम समाज को साथ में आगे लेके चलेंगे। इसमें हम जरूर यशस्वी होंगे। जैसा लोकमान्य जी ने कहा है कि शिक्षा आत्मनिर्भर होगी और शिक्षा समाज को आत्मनिर्भर करेगी। इस विषय की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसे मुझे विश्वास है। धन्यवाद। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी के प्रमुख उपस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। हिंदू समाज का अपने अस्मिता का 5 सदियों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया और एक पर्व का शुभारंभ हो गया। लेकिन अब इस चरण पर विश्राम कैसा? संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक एवं परम वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और 5 अगस्त के दिन इस निश्चय की नींव रखी गई है। इस विचार को केंद्र स्थान में रखकर साप्ताहिक विवेक राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ये ग्रंथ प्रकाशित करने जा रहा है। राष्ट्र मंदिर का ये विषय संपूर्ण देश भर में प्रसारित करने हेतु ये ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है। अपने राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में कैसी संरचना होनी चाहिए, इस बारे में गहरा चिंतन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ में पूजनीय मोहन जी भागवत, भैया जी जोशी, मनमोहन जी वैद्य, रामेंद्र सिन्हा, भूपेंद्र यादव, राजेश श्रीवास्तव, अरुण आनंद, वीरेंद्र याग्निक, करुणाशंकर उपाध्याय, देवेंद्र जी फडणवीस आदि मान्यवरों के लेख समाविष्ट हैं। इस मौलिक ग्रंथ का प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को होगा। राष्ट्र मंदिर निर्माण के इस कार्य में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, मात्र ₹2500 श्रद्धा निधि अर्पित करके। श्रद्धा निधि देने से आप पाएंगे इस ग्रंथ में आपका नाम राम सेवक के रूप में। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ की एक प्रत हिंदी विवेक मासिक पत्रिका का 3 साल का पंजीयन 1 वर्ष तक हिंदी विवेक पाक्षिक PDF स्वरूप में आपके WhatsApp पर आपको मिलेगा। ज्येष्ठ विचारक माननीय रमेश जी पतंगे जी द्वारा लिखित हमारा मौलिक संविधान, इस पुस्तक को भी आपको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। इसीलिए शीघ्र पंजीयन हेतु साप्ताहिक विवेक की www.evivek.com पर संपर्क करें। साथ ही साप्ताहिक विवेक के फेसबुक पेज और YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर।